करो स्टार्ट सर, आवाज आ रही? हाँ सर, आ रहा है, स्टार्ट कीजिए। हेलो। हाँ सर, शुरू गुड कीजिए सर। मॉर्निंग सभी बच्चों। हाँ, स्टार्ट किया है सर, आवाज आ रहा है ना? आ रहा है सर, आ रहा है। हाँ, गुड मॉर्निंग सभी बच्चों को। आज हमारा टॉपिक है साइंस वन। और साइंस वन में जैसे कि हमने पहले लेक्चर में भी देखा था कि प्रश्न क्रमांक जो 3 है, 3 अंकों वाले जो प्रश्न पूछे जाते हैं, उस प्रश्न के ऊपर आज हमारा लेक्चर है। और इस लेक्चर में हम लोग पाठ क्रमांक 6, 7, 8, 9, 10 और 11, 10 तक जो प्रश्न पूछे जाते हैं, इम्पोर्टेंट प्रश्न पूछे जाते हैं, वो इम्पोर्टेंट प्रश्न आज हम लोग वापस देखने वाले हैं। और इस चैप्टर में ज़्यादातर दिए गए कथनों का उपयोग करके स्पष्टीकरण लिखना होता है, उपचार और उपाय सुझाना है, आकृति का स्पष्टीकरण लिखना है। कोई आकृति आपको दी जाएगी, उसका स्पष्टीकरण आप लोगों को लिखना है। सारणी या तालिका पूर्ण करना है। कुछ सारणी आपको दी जाएगी, उसे यहाँ पर आप लोगों को कंप्लीट करना है। उदाहरण सहित स्पष्टीकरण आपको यहाँ पे लिखना है। कुछ संख्यात्मक प्रश्न भी आपको यहाँ पे हल करने होंगे। मतलब प्रश्न 3 में किस प्रकार के सवाल आएंगे। प्रश्न क्रमांक 3 अपना है जो है, उसमें 8 सवाल पूछे जाएंगे। 8 में से आपको 5 सवाल करने हैं 3-3 अंकों के लिए, तो ये सवाल 15 नंबर का होता है। इसमें आकृति पूर्ण करना है, आकृतियों पर आधारित पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं, स्पष्टीकरण सहित उत्तर लिखना है, नियम सिद्धांत स्पष्ट करके लिखना है, परिच्छेद पूर्ण करना है। इस प्रकार के प्रश्न हमें वहाँ पे पूछे जाते। तो हम लोग स्टार्ट करते प्रकाश का अपवर्तन 6वें पाठ से, जिसमें हमें प्रकाश के नियम और आकृति देकर प्रश्नों के उत्तर, ये सभी प्रकार के प्रश्न हमें पूछे जाते हैं। सभी बच्चों को ये नीचे दी गई आकृति मालूम है, अपने 6वें पाठ की आकृति है। सबसे पहले तो कोई भी जो सवाल आएगा उसे कौन से चैप्टर में से है, कौन से टॉपिक में से है, वो आपको पहले तय करना है, फिक्स करना है। फिर आप प्रश्नों के उत्तर वहाँ पे लिख सकते हैं। तो 6वें पाठ से स्टार्ट करके हम लोग, ये पहली आकृति है। नीचे दी गई आकृति का निरीक्षण करके प्रश्नों के उत्तर आप लोग लिखो। तो 3 सवाल आपको यहाँ पे पूछे जाएंगे। सबसे पहले तो ये आकृति कौन-सी है, कौन से घटक पर आधारित है, तो ये संकल्पना आप लोगों को क्लियर होनी चाहिए। ये जो आकृति है दी गई है, वो है काँच का आयताकार गुटके पर पड़ने वाली प्रकाश की किरण किस प्रकार आपतन कोण, अपवर्तन कोण और निर्गत कोण बनाती है। तो ये संकल्पना आप लोगों को मालूम होनी चाहिए। प्रकाश के किरण के संदर्भ में ये आकृति दी गई है। यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो AB, जिसे हम लोग कहते हैं आपतित किरण, AB जो है वो हमारी आपतित किरण है। बाद में I जो बनाया है वहाँ पर वो है आपतन कोण, R जो है यहाँ पर अपवर्तन कोण, और जो सीढ़ी जो बाहर निकल वाली जो किरण है वो है निर्गत किरण। तो प्रश्न किस प्रकार आपको पूछे जाएंगे यहाँ पर, आप सबको मालूम है किरण AB का नाम लिखो। AB का नाम आपको लिखना है। AB का नाम है आपतित किरण या फिर आपाती किरण। सूर्य प्रकाश की ओर से आने वाली जो किरण है उसे कहते हैं आपतित किरण। फिर वो हवा के माध्यम से कांच के माध्यम में जाती है, तो वो अभिलंब पे क्या करती है, अभिलंब की ओर झुक जाती है और वो अपवर्तित हो जाती है। तो वह बाद में वो अपवर्तित किरण हो जाती है, और फिर वो जब कांच के माध्यम से हवा के माध्यम में जाती है तब वो निर्गत किरण बन जाती है। दूसरा प्रश्न है आपको, कोण आर का नाम लिखिए। कोण आर का नाम है अपवर्तन कोण। कौन सा कोण है? अपवर्तन कोण। और आई का नाम क्या है? आई का नाम है आपतन कोण। तो ये आपतन कोण, अपवर्तन कोण, ये नाम आपको ध्यान में रखने हैं। और उसके आगे अगर हम जाएंगे तो किरण सीढ़ी का नाम लिखो। किरण सीढ़ी का नाम क्या है? निर्गत किरण। किरण सीढ़ी का नाम क्या है? निर्गत किरण। इसीलिए आप लोगों को ये डायग्राम इम्पोर्टेंट है, और उसके संबंधी जो छोटे छोटे सवाल है वो आप लोगों को
आते हैं। तो यहाँ पर आ है आपतन कोण, आर है अपवर्तन कोण और ई भी क्या है अपवर्तन कोण। तो ये इस प्रकार की डायग्राम आपको पूछी जाती है। दूसरा है इस चैप्टर में एक इम्पोर्टेंट सवाल जो है प्रिज्म द्वारा प्रकाश का होने वाला अपवर्तन वर्ण विक्षेपण जो है, ये भी आप सबको मालूम है कि किसी प्रिज्म द्वारा होने वाला जो सूर्य के प्रकाश का यानी श्वेत प्रकाश का वर्ण विक्षेपण जो होता है वो इस प्रकार होता है। ये संकल्पना आप लोगों को मालूम है कि सूर्य की ओर से आने वाला जो श्वेत प्रकाश है, जब वो प्रकाश प्रिज्म से जाता है तब वहाँ पे 7 रंगों का एक क्रमिक पट्टा वर्णक्रम हमें दिखाई देता है और इस वर्णक्रम में लाल रंग होता है, नारंगी होता है, पीला, हरा, नीला, आसमानी, बैंगनी, ऐसे 7 रंगों का पट्टा तैयार होता है और इस 7 रंग का जो विचलन है वो अलग-अलग है। इसलिए आप लोग ये भी बता सकते हैं यहाँ पर कि कौन सा रंग का विचलन ज़्यादा हुआ, कौन से रंग का विचलन कम हुआ। तो ये संकल्पना पे आधारित आप लोगों को प्रश्न आएँगे। प्रश्न क्रमांक ए आपको दिया है, उपयुक्त आकृति में प्रकाश की कौन-सी प्रक्रिया अथवा परिघटना दिखाई देती है? तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो प्रकाश की कौन-सी प्रक्रिया अथवा परिघटना है? यहाँ पर आप लोगों को 1 नंबर के लिए लिखना है इंद्रधनुष्य का निर्माण। इंद्रधनुष्य का निर्माण होने वाली जो परिघटना है वो यहाँ पे दिखाई देती है। आकृति में दिए गए वर्ग सबसे कम होता है। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि लाल रंग का लाल रंग का जो विचलन है वो सबसे क्या होता है कम होता है लाल रंग का। और कौन से रंग का वर्ण विक्षेपण अधिक होता है कौन से रंग का? तो ये बैंगनी रंग का जो वर्ण विक्षेपण है वो सबसे अधिक होता है। तो इस प्रकार के जो सवाल है यहाँ पर आप लोगों को आएगा और इस प्रकार आप लोग उसके प्रश्नों के आंसर लिख सकते हैं। अगला है ये देखिए, किसी भी पदार्थ का माध्यम में प्रकाश के अपने घटक रंगों का पृथक होने की प्रक्रिया को प्रकाश का विक्षेपण कहते हैं। और जब सर्वप्रथम वर्णक्रम प्राप्त करने के लिए प्रिज्म का उपयोग किया गया, श्वेत प्रकाश का प्रिज्म द्वारा 7 रंगों में विक्षेपण होता है, तब आपतित किरणों की तुलना में विभिन्न रंग विभिन्न कोणों से झुकते हैं। तो बैंगनी रंग सर्वाधिक झुकता है और जो रंग है लाल रंग वो सबसे कम झुकता है। प्रकाश का विक्षेपण की जो ये परिक्रम घटना है, इससे संबंधित हम लोग उससे लिख सकते हैं कि 7 रंग का वर्णक्रम यहाँ पे निर्मित होता है। और यहाँ पर ऐसे ही जो घटना है निम्नलिखित आकृति का आप निरीक्षण करके निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। एक आकृति आपको दी गई है और ये है इंद्रधनुष्य का निर्माण कब और किस प्रकार होता है। इसका स्पष्टीकरण आप बता सकते हैं यहाँ पर। आपको सबको मालूम है कि वर्षा ऋतु में जब वर्षा न हो रही हो, तब वायुमंडल में असंख्य जो छोटे-छोटे सूक्ष्म बूंद होते हैं और इन जलोकण द्वारा सूर्य का प्रकाश का वर्ण विक्षेपण होने पर आकाश में इंद्रधनुष्य का निर्माण होता है। तो आकृति प्रकृति की कौन सी परिघटना से संबंधित है? तो इसे है इंद्रधनुष्य का निर्माण। इस परिघटना में प्रकाश किरणों से संबंधित कौन-कौन सी प्रक्रिया दिखाई देती है? अब यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं कि प्रकाश से संबंधित कौन-कौन सी घटनाएं यहाँ पर है। यहाँ पर प्रकाश से संबंधित प्रकाश का अपवर्तन होता है, बाद में प्रकाश का आंतरिक परिवर्तन होता है और फिर प्रकाश का विक्षेपण होता है। तो ऐसी 3 घटनाओं से संबंधित प्रकाश से संबंधित ये घटना है। उसकी उपयुक्त आकृति बनाकर आप लोग नाम लिख सकते हैं, सूर्य से आने वाला प्रकाश किरण। बाद में अंदर आप लोग लिखेंगे कि अपवर्तन हो रहा है वहाँ पर, आंतरिक परावर्तन हो रहा है। जो बैंगनी कलर है ऊपर वाला एरो वो बैंगनी कलर का है और निचला है लाल रंग का जो अपवर्तन होता है। तो वर्ण विक्षेपण, आंतरिक परावर्तन, अपवर्तन से संबंधित प्रकाश से संबंधित ये घटना है।
उपयुक्त आकृति से संबंधित परिघटना अगर आपको स्पष्ट करने के लिए कहा, तो आप ये परिघटना भी लिख सकते हैं कि हवा में से जल में गमन करते समय प्रकाश की किरणों का अपवर्तन होता है। इसके बाद जल के कणों के अंदर इन किरणों का आंतरिक परावर्तन होता है और अंत में जल में से हवा की ओर गमन करते समय प्रकाश का इन किरणों को पुनः अपवर्तन होता है। तो इनके कारण ये घटना हमें इंद्रधनुष्य की जो घटना है वो दिखाई देती है। अलग-अलग ये प्रश्न भी उसी टाइप का है, उसी घटनाओं पर आधारित है। आकृति कौन-सी घटना पर आधारित है, कौन-कौन सी प्रक्रिया दिखाई दे रही है, वही प्रश्न जो बोर्ड में बार-बार पूछा गया था या फिर अपने क्वेश्चन पेपर में ये है। यहाँ पे एक प्रश्न इस प्रकार का भी आता है कि सौराली को प्रयोग करते समय कुछ ध्यान में आया और उन निरीक्षणों के आधार पर आप प्रश्नों के उत्तर लिखिए। एक पैराग्राफ आप लोगों को दिया जाएगा, उस पैराग्राफ के आधार पर आप लोगों को प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। यहाँ पर वो घटना है आंशिक और पूर्ण आंतरिक परावर्तन। और जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करता है, तब उसका आंशिक रूप में परावर्तन होता है। अर्थात परावर्तन के नियम के अनुसार प्रकाश का कुछ भाग पहले माध्यम से पुनः लौटता है, इसे ही आंशिक परावर्तन कहते हैं। यहाँ पर आपको 1 नंबर के लिए भी सवाल आएगा, आंशिक परावर्तन किसे कहते हैं और उर्वरित जो भाग है वो अपवर्तन होता है। तो आंशिक और पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है, यहाँ पे हमें समझ में आएगा। यहाँ पे दूसरा प्रश्न इस प्रकार का भी आता है कि I के एक विशेष मान के लिए R का मान 90 होता है। इस विशेष मान को क्या कहते हैं? तो इस विशेष मान को क्रांतिक कोण कहते हैं। तो ये भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। इससे अधिक आपतन कोण वाली किरणों के लिए R का मान 90 से अधिक होता है और वो किरणें सघन माध्यम में पुनः लौट जाती है। तो आंशिक और पूर्ण आंतरिक परावर्तन आपको यहाँ पे लिखना होगा। इसी स्थिति में संपूर्ण प्रकाश का परावर्तन होता है। इस प्रक्रिया को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। तो ये दोनों परिभाषा आप लोग एक-एक नंबर के लिए ध्यान में रखेंगे। 7वें चैप्टर में अगर हम लोग जाएँगे लेंस और उनके उपयोग में, तो यहाँ पे भी आपको 3-3 नंबर के लिए अलग से सवाल आएँगे। इस प्रकार का सवाल हमेशा आता है। ये जो सवाल है वो दृष्टि दोष से संबंधित है। निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष से संबंधित आपको एक सवाल वहाँ पे आएगा और वो सवाल आपको हल करना है, वहाँ के प्रश्नों के उत्तर आपको लिखने हैं। तो निम्न आकृति का निरीक्षण करो और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखो। देखिए बच्चों, यहाँ पर आप लोगों को एक चीज़ ध्यान में रखना है कि 2 प्रकार के मुख्य रूप से दृष्टि दोष आपको यहाँ पे बताए होंगे। एक है निकट दृष्टि दोष और दूसरा है दूर दृष्टि दोष। तो निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं? यह दोष उत्पन्न होने का संभावित कारण क्या है? यह दोष कैसे दूर किया जाता है? आकृति सहित इसे स्पष्ट करते हैं। ऐसा 3 नंबर का एक बड़ा सवाल भी आता है और कभी-कभी इस प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है कि आकृति में दिखाई देने वाला दृष्टि दोष कौन-सा है? देखो, जब भी 2 निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती है, लेकिन दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती, तब इस प्रकार का दोष निर्माण होता है। इसे निकट दृष्टि दोष कहते हैं। और आकृति में जब दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती, तब जो प्रतिबिंब बनता है, वो नेत्र लेंस और दृष्टिपटल के जब प्रतिबिंब मतलब नेत्र लेंस और अपना जो दृष्टिपटल है, उस उनके बीच में जब आपका प्रतिबिंब बनता है, तो ऐसी जो आकृति है, ऐसा जो दृष्टि दोष है, वो निकट दृष्टि दोष है। तो यहाँ पर आकृति में दिखाई देने वाला जो दृष्टि दोष है, वो है निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष का अर्थ है जिसमें हम समीप की वस्तुएं तो स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, परंतु दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं देख सकते। इसे निकट दृष्टि दोष कहते हैं। ये दृष्टि दोष के संभावित कारण कौन से हैं? क्या कारण है ये बनने का, ये दृष्टि दोष तैयार होने का? इसके मुख्य रूप से 2 कारण है। एक है नेत्र का जो नेत्र लेंस है हमारा गोलाकार यहाँ पे दिखाई देता है। नेत्र लेंस तथा जो परितारिका की वक्रता बढ़ने से लेंस की अभिसारी क्षमता अधिक होती है। नेत्र लेंस तथा परितारिका की जो वक्रता है वो बढ़ने से लेंस की जो अभिसारी क्षमता है वो अधिक होती है, जिसके कारण ऐसी इमेज तैयार होती है।
और जो नेत्र गोलक होता है वो लंबा हो जाता है कभी-कभी, और लंबा हो जाने से नेत्र लेंस और नेत्र पटल, जैसे मैंने कहा जो नेत्र लेंस यहाँ पे है और जो इमेज बनती है वहाँ पर नेत्र पटल है, इनके बीच की दूरी अगर बढ़ जाती है नेत्र गोलक लंबा होने से, तो इस प्रकार का दोष उत्पन्न होता है। इस दोष का उपचार कैसे किया जाता है उसे संक्षेप में आप लोग लिखिए। दोष को दूर करने के लिए उपाय यहाँ पर हम तुम्हें लिखना है। निकट दृष्टि दोष को उपयुक्त नाभ्यंतर वाले अवतल लेंस से बने चश्मे का उपयोग करके दूर किया जा सकता है। यहाँ पर आप छोटा आंसर भी लिख सकते हैं कि उपयुक्त नाभ्यंतर वाले अवतल लेंस का उपयोग करके इस दृष्टि दोष को दूर किया जा सकता है। तो आपको ध्यान में रखना है, निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का उपयोग करते हैं और दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस का उपयोग वहां पे करते हैं। निम्न आकृति का निरीक्षण करो और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। जो अगला प्रश्न है उसका ये है। तो आप लोगों को ये आकृति समझ में आई होगी कि ये निकट दृष्टि दोष है। उसका कारण है नेत्र गोलक लंबा हो जाना और नेत्र लेंस की जो नेत्र लेंस और परितारिका की वक्रता बढ़ने से अभिसारी क्षमता बढ़ना, और अवतल उचित नाभ्यंतर वाले अवतल लेंस का उपयोग करके हम लोग यहाँ पे उसे दूर कर सकते हैं। देखिए, ये भी एक आकृति है। दूसरा जो दृष्टि दोष है, यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि मानव नेत्र को दोष दिखाने वाली एक आकृति नीचे दी गई है। उसका सही ढंग से अध्ययन निरीक्षण करो और प्रश्नों के उत्तर लिखिए। जैसे मैंने बताया कि नेत्र लेंस और नेत्र पटल के अगर वो गोलाकार भाग है हमारा, उससे बाहर इमेज आपकी बनती है, नेत्र पटल से पीछे की ओर इमेज बनती है, तो ये जो दृष्टि दोष है वो रहता है दूर दृष्टि दोष। कौन सा दृष्टि दोष रहता है? दूर दृष्टि दोष वो रहता है। और आंखों में ये दृष्टि दोष कब उत्पन्न होता है? जब मनुष्य को दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती है, परंतु समीप की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती। तो इस दोष को हम लोग क्या कहेंगे? दूर दृष्टि दोष यहाँ पे उसे कहते हैं। तो यहाँ पे आपको वापस पूछा जाएगा कि मानव नेत्र के इस दोष के दो संभाव्य कारण आप लोग लिखिए। तो संभाव्य कारण आपको यहाँ पे सॉरी, संभाव्य कारण आप लोग बता सकते हैं। संभाव्य दो कारण है, जैसे कि नेत्र लेंस और परितारिका की वक्रता कम होना। जो हमारा नेत्र लेंस है और जो परितारिकी तरीका है, वक्रता कम होने से लेंस की अभिसरण जो क्षमता होती है वो कम हो जाती है, जिसके कारण ये दृष्टि दोष उत्पन्न होता है। और आगे दूसरा कारण बता सकते हैं, नेत्र गोलक छोटा अथवा चपटा होना, जिसके कारण नेत्र लेंस और दृष्टि पटल के बीच की दूरी कम हो जाती है और उस समय नेत्र लेंस का नाभ्यंतर बहुत अधिक हो जाता है, जिसके कारण हम लोगों को ये दृष्टि दोष दिखाई देता है। तो निकट दृष्टि दोष में और दूर दृष्टि दोष में मुख्य रूप से जो अंतर है वो आप लोगों को अच्छे से ध्यान में रखना है, अच्छे से करके आना है। तो जिसके कारण आप लोग ये कारण लिख सकते हैं। और तीसरा सवाल है, इस दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उपयोग में लाए जाने वाले लेंस का नाम लिखिए। ये जो दृष्टि दोष है, जब हम लोग दृष्टि दोष पहचानते हैं, जैसे निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, यहाँ पे दूर दृष्टि दोष है, तो यहाँ पर दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उचित नाभ्यंतर वाले उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। तो जो प्रश्न तीसरा आपको सी दिया गया है कि इस दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उपयोग में लाए जाने वाले लेंस का नाम लिखो। तो यहाँ पर उपयुक्त नाभ्यंतर वाले उत्तल लेंस से बने चश्मे के उपयोग द्वारा हम लोग इस दोष को दूर कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पर 3 नंबर के लिए एक बड़ा सवाल भी आएगा, या फिर आपको 3 नंबर के लिए ऐसे छोटे छोटे 3 सवाल दिए जाएंगे और वहां से आप लोग क्या कर सकते हैं, अ, देखकर आप लोग एक एक दो दो शब्दों में उसके आंसर लिख सकते हैं, ताकि आपको वहां पे पूरे नंबर मिलेंगे। इस प्रकार का वो जो दृष्टि दोष है, निकट दृष्टि दोष, देखिए निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है, दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती, तब प्रतिबिंब नेत्र लेंस और नेत्र पटल के बीच में बनता है। और अब आप देखेंगे नीचे कि उचित नाभ्यंतर वाला जो अवतल लेंस है उसका उपयोग अगर आप करेंगे
तो आपका जो प्रतिबिंब है वो नेत्र पटल पे और अच्छे से बनेगा और आपको दिखाई देगा। तो ये यहाँ पर निकट दृष्टि दोष की आकृति दिखाई गई है। निकट दृष्टि दोष के कौन से कारण यहाँ पे दिए हैं देखो 1 और 2, और फिर उचित नाभ्यंतर वाला जो अवतल लेंस है, क्योंकि उसका नाभ्यंतर ऋणात्मक होता है और उससे हम वो दृष्टि दोष दूर कर सकते हैं। ये है दूर दृष्टि दोष की आकृति। दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है, निकट की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती, और जब उसको देखना रहता है तब हमें उत्तल लेंस का उपयोग करना होता है, और उचित नाभ्यंतर वाले उत्तल लेंस का अगर हम लोग उपयोग करेंगे तो इस प्रकार का दृष्टि दोष दूर कर सकते हैं। यहाँ पर उसके 2 संभावित मुख्य कारण भी दिए गए दूर दृष्टि दोष के, जिसके कारण हमें वो उत्पन्न होता है, और उचित नाभ्यंतर वाला उत्तल लेंस का उपयोग जब हम करेंगे तब ये दोष दूर हो जाएगा। चलो अगले सवाल के पास जाते हैं। यहाँ पर आपको एक डायग्राम दिखाई देती है, मानव नेत्र तथा नेत्र की रचना। तो ये प्रश्न भी हमेशा 3 नंबर के लिए आता है। अगर निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष पे अगर कोई सवाल नहीं आता है तो मानव नेत्र लेंस पर सवाल हमेशा आता है। यहाँ पर आप लोगों को 4-5 नाम ध्यान में रखने हैं और ये डायग्राम बनानी है। डायग्राम आपको कठिन लगती होगी, लेकिन आप एक गोला प्रकार लेके उसको अच्छे से बना सकते हैं। सबसे बाहर का जो भाग है वो है पारपटल। पारपटल के अंदर है तुम्हारा बुबुल, जिसे परितारिका कहते हैं। ये 2 नाम आप ध्यान में रखिए। रोमक कोशिकाओं से जुड़ा हुआ नेत्र लेंस, और जो पीछे जो दिखाई दे रहा है रक्तवाहिनी है, नेत्र चेता है, दृष्टिबिंब है, और जो स्नायु से जुड़ा हुआ हमारी आँख है, यहाँ पर नेत्र पटल है। तो आपको यहाँ पे एक 4 या 5 नाम आप अब इसको ध्यान में रखेंगे। सबसे पहले जो बाहर का भाग है वो दृढ़ पटल या श्वेत पटल उसे कहते हैं। बाद में आता है पारपटल, बाद में आता है बुबुल परितारिका, बाद में आता है पुतली, और फिर रोमक कोशिकाओं से जुड़ी हुई हमारा नेत्र लेंस। तो यहाँ पर आपको 2 डायग्राम दिखाई दी गई है, लेकिन निचले वाला जो गोल वाला डायग्राम है वो आपको निकालना है। दृढ़ पटल, परितारिका, पुतली, ये 3-4 नाम आप यहाँ पे ध्यान में रखेंगे। और मानव नेत्र से संबंधित आपको जितनी भी माहिती आपको लिखनी है, वो आपको पढ़कर वहाँ से जो-जो इम्पोर्टेंट है वो वालों को लिखना है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, आपको कभी-कभी एक छोटा प्रश्न भी पूछा जाता है, लेंस की जो मानव नेत्र लेंस की क्षमता को समायोजन शक्ति कहते हैं, या फिर समायोजन शक्ति क्या है? यहाँ पर हमारे आँखों में जो लेंस होती है वो उत्तल लेंस होती है, और वो क्या होती है, नाभ्यंतर को आवश्यकता अनुसार परिवर्तित करने की लेंस की क्षमता को समायोजन शक्ति कहते हैं। आँख की समायोजन शक्ति। तो आपको ध्यान में रखना है कि हमारे आँख में भी उत्तल लेंस होती है, और ये उत्तल लेंस क्या होती है, जब हम दूर की वस्तु देखते हैं और निकट की वस्तु देखते हैं तो हमारी वो उत्तल लेंस उसे समायोजित करती है। उसे अच्छे से दृष्टि पटल पे, नेत्र पटल पे उसकी इमेज बनाती है, उससे हम लोग अच्छे से देख सकते हैं। ये हमारे आँख की लेंस की शक्ति है, उसे समायोजन शक्ति कहते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है। और अगला पाठ है धातु विज्ञान। यहाँ पे भी धातुओं के अलग-अलग प्रकार के गुणधर्म आप लोगों को देखने हैं 3-3 नंबर के लिए। यहाँ पे कुछ पार्ट में से जो 3 नंबर के लिए मैं बोल रहा हूँ, जो सवाल मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, यहाँ पे रिक्त स्थान भी आते हैं, सत्य-असत्य आता है, जोड़ियाँ आती है, कारण आता है, लेकिन 3 नंबर के लिए कौन-सा सवाल है, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे। आपके सामने एक सवाल है, तांबे का सिक्का जो है वो सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में डुबोकर रखने पर थोड़ी देर बाद वो चमकने लगता है, ऐसा क्यों होता है? उसका आप रासायनिक समीकरण बता सकते हैं क्या? स्वाध्याय का ही प्रश्न है, 6 और 7 का ये। और इसमें से एक सवाल हमेशा आता है कि जो तांबे का सिक्का है वो सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में डुबोकर रखने पर थोड़ी देर बाद चमकने लगता है, ऐसा क्यों होता है? रासायनिक समीकरण लिखिए। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले धातुओं की
क्रियाशीलता, उसका क्रम आपको ध्यान में रखना है। धातुओं की जो अभिक्रियाशीलता का क्रम है उसे आपको ध्यान में रखना है। कौन से धातु ज़्यादा क्रियाशील है, कौन से मध्यम क्रियाशील है और कौन से सबसे कम क्रियाशील धातु है, आप लोगों को देखने हैं। आप अभिक्रियाशीलता का क्रम अगर आप लोग देखेंगे तो सोडियम सबसे अधिक क्रियाशील है, बाद में कैल्शियम, मैग्नीशियम, जस्ता, लोहा और तांबा, कॉपर, इस प्रकार का उनका क्रम है। ये क्रम भी आपको पूछा जाता है। सबसे कम क्रियाशील धातु कॉपर है, सोना, चांदी है, ये धातु आप सबको मालूम है। तो यहाँ पर आपको जब सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में तांबे का कोई सिक्का डुबाया जाता है, तब अधिक अभिक्रियाशील तांबे द्वारा, तांबा अधिक अभिक्रियाशील है और इसके द्वारा सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में की कम क्रियाशील सिल्वर का विस्थापन यहाँ पे किया जाता है। तांबा सबसे क्या है, कम क्रियाशील है और इस कम क्रियाशीलता की वजह से यहाँ पर सिल्वर नाइट्रेट और तांबे में यहाँ पर आपको बताना है कि अधिक अभिक्रियाशील तांबा द्वारा सिल्वर नाइट्रेट के विलयन की कम क्रियाशील सिल्वर का विस्थापन किया जाता है। मतलब तांबा और सिल्वर में कौन ज्यादा क्रियाशील है? तांबा। सिल्वर कम क्रियाशील है अभिक्रियाशीलता में। तो यहाँ पर आप लोगों को ध्यान में रखना है कि तांबे द्वारा क्या होता है, सिल्वर का विस्थापन किया जाता है और इस प्रकार विस्थापित सिल्वर जो होता है वो तांबे के सिक्के पर निक्षेपित होता है, यानी डिपॉजिट होता है। यही कारण है कि तांबे के सिक्के पर चांदी की चमक आ जाती है और उसका मुख्य रूप है तांबा सिल्वर। तांबा क्या है, सिल्वर चांदी की अपेक्षा अधिक अभिक्रियाशील होता है। तो आपको इन दो धातुओं में, तांबे और सिल्वर में, क्या ध्यान में रखना है? तांबा अधिक अभिक्रियाशील होने के कारण वो सिल्वर को विस्थापित करता है और जो कम अभिक्रियाशीलता वाला सिल्वर है वो वहां से तांबे के सिक्के पर जमा हो जाता है। जिससे आपको रासायनिक अभिक्रिया भी लिखनी है तो आप लिखेंगे कॉपर जो सॉलिड है और सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 एक्वियस है, पानी में उसका द्रावण बनाया गया है। तो कॉपर जब सिल्वर को विस्थापित करता है तो वहां पर कॉपर नाइट्रेट बनता है, CuNO3 ब्रैकेट ट्वाइस, और सिल्वर वहां से क्या होता है, विस्थापित होता है। तो ये रासायनिक अभिक्रिया आप लोग लिख सकती है। तो वो चमकने क्यों लगता है? क्योंकि वो जो सिल्वर नाइट्रेट के विलयन से जो सिल्वर विस्थापित होता है वहां से निकल जाता है तो वो तांबे के सिक्के पर बैठ जाता है, इसलिए वो तांबे का सिक्का क्या हो जाता है, चमक जाता है यहाँ पर। अगला सवाल है, ये तो सवाल हमेशा पूछा जाता है, कोई किसी भी धातु के बारे में कोई भी एक मैग्नीशियम का लिया जाता है या फिर सोडियम का लिया जाता है, पोटेशियम या फिर कैल्शियम, और आपको एक इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपन दिया जाएगा। इस धातु का इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपन 281 है। इस धातु का इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपन 2882 है और कौन सी धातु अधिक क्रियाशील है, उसकी तनु HCl अम्ल के साथ होने वाली अभिक्रिया लिखिए। तो आपको इस यहाँ पर कौन सी संकल्पना मालूम होनी चाहिए? बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या जितनी ही कम होती है, संबंधित तत्व उतना ही अधिक अभिक्रियाशील होता है। यहाँ पर धातु अ की बाह्यतम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है, जबकि धातु ब की बाह्यतम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है। कारण अब अधातु के बाह्यतम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए अधातु अधिक अभिक्रियाशील है। और वो अधातु कौन सा है? आप अगर देखेंगे 8, 2, 10 और 1, 11 इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन, यानी परमाणु क्रमांक 11 किसका है? सोडियम का। तो वो जो धातु है वो है सोडियम। और ब धातु कौन सा है? आप उस सारे इलेक्ट्रॉन को जोड़ेंगे, 8, 2, 10, 18 और 2, 20, तो 20 परमाणु क्रमांक किसका है? कैल्शियम का। और उसके बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 है, मतलब 1 से ज्यादा है। तो वो जो ब धातु है कैल्शियम, वो कम क्रियाशील है, कम अभिक्रियाशील है। तो आपका पहला आंसर होगा कौन सा धातु अधिक क्रियाशील है? अधातु सोडियम। उसकी अगर तनु HCl अम्ल के साथ अभिक्रिया आप करेंगे तो आपको मालूम है सोडियम की अगर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया हो जाती है तो सोडियम क्लोराइड बनेगा,
और हाइड्रोजन गैस वहाँ पे मुक्त होती है, निकलती है। ब धातु की अभिक्रिया अगर अम्ल के साथ करते हैं तो वो भी अभिक्रिया आप लोग लिख सकते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया होती है तो कैल्शियम क्लोराइड बनता है, हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। तो इस प्रकार के आप लोग क्या कर सकते हैं वहां पर बता सकते हैं। और इस पार्ट में और एक इम्पोर्टेंट प्रश्न आता है, नाम निर्देशित आकृति बनाइए। अभी मैं इतना सारा स्पष्टीकरण यहाँ पे नहीं दूंगा, लेकिन कौन कौन सी आकृतियां आपको आती है देखिए। चुंबकीय पृथक्करण पद्धति, फेन उत्प्लावन पद्धति, एल्यूमिना का विद्युत अपघटन, जल शक्ति पर आधारित पृथक्करण पद्धति। तो आपको क्या करना है सभी बच्चों को, ये जो डायग्राम दी गई है, चुंबकीय पृथक्करण पद्धति की है, फेन उत्प्लावन पद्धति की है और निक्षालन है, तो ये डायग्राम आप अच्छे से करके रखेंगे, उसको नाम दे के रखेंगे। एक बार देखकर, एक बार बिना देखकर आप ये डायग्राम बनाएंगे अच्छे से, और इस डायग्राम एक बार बनाएंगे तो आपको वहां से 1-2 नंबर आराम से मिल सकते हैं। ये है चुंबकीय पृथक्करण पद्धति। दूसरी डायग्राम है आपको फेन उत्प्लावन पद्धति। फेन उत्प्लावन पद्धति की डायग्राम आप करो, उसको निकालो और उसका स्पष्टीकरण आप लोग वहां से देख देख के लिख सकते हैं। पाइन तेल का उपयोग करके, नीलगिरी तेल का उपयोग करके इस पद्धति में करते हैं। अगला है जल शक्ति पर आधारित पृथक्करण। तो ये डायग्राम भी आप करेंगे, डायग्राम करेंगे, उनका नाम लिखेंगे और उसके संबंधित आप 4-5 वाक्य भी लिखेंगे तो भी आपको 2-2.5 नंबर आपको आराम से मिलेंगे। अयस्क का चूर्ण, मृदा अशुद्धि, अयस्क का निलंबन और किस प्रकार जल शक्ति पर आधारित पृथक्करण का उपयोग करके यहाँ पर मृदा अशुद्धियों को अलग किया जाता है। तो ये डायग्राम आपको करना। एक एक सवाल यहाँ पर 100% आपको वहाँ पे आता है। कोई तो कोई इसमें गुरुत्वीय पृथ्वीकरण पद्धति होगी या चुंबकीय पृथ्वीकरण पद्धति होगी, तो इसमें से आपको कोई ना कोई प्रश्न आपको आएगा। संक्षिप्त टिप्पणी में भी आता है, वेलफ्ली टेबल पद्धति आती है और जल शक्ति पर आधारित पृथक्करण पद्धति आती है, चुंबकरण पृथक्करण पद्धति आती है। आप इसकी डायग्राम करेंगे, उसको नाम लिखेंगे और उसके बारे में जानकारी थोड़ी-थोड़ी लिखेंगे तो आपको ये आराम से ये सवाल आएगा। अगला इस प्रकार के कुछ सवाल पूछे जाते हैं तो वो मैं आपको बताता हूँ कि जब अभी-अभी हमने देखा कि कौन-कौन सी पद्धति का उपयोग मृदा अशुद्धियों को निकालने के लिए किया जाता है। अयस्का का जो सांद्रीकरण की जो 5 पद्धति है उनके नाम आपको लिखने होते हैं। अलग-अलग प्रकार की वहाँ पे पद्धति है। गुरुत्वीय पृथ्वीकरण पद्धति, दूसरा है चुंबकीय पृथक्करण पद्धति, निक्षालन, फेन उत्प्लावन पद्धति। आपको कोई भी 2 पद्धति का नाम दिया जाएगा, 2 पद्धतियों का नाम आप लिख सकते हैं वहाँ पर। जल शक्ति पर आधारित पृथक्करण पद्धति है, फेन उत्प्लावन पद्धति है, चुंबकरण पद्धति है। तो इस पद्धतियों का नाम आप ऐसे लिख सकते हैं। किस विधि में पाइन तेल का उपयोग किया जाता है? देखो, यहाँ पर जो ऊपर एक नाम आएगा उसी में से एक विधि में उपयोग किया जाता है। जैसे कि उसका आंसर है फेन उत्प्लावन पद्धति में पाइन तेल का उपयोग किया जाता है। और उस विधि को अच्छे से आपको स्पष्टीकरण पूछेंगे तो आपको वहाँ पे लिखना है। फेन उत्प्लावन पद्धति अयस्कों के सांद्रीकरण की एक भौतिक पद्धति है, जिसका उपयोग उसमें फेन उत्प्लावन पद्धति में पाइन तेल का, नीलगिरी तेल का उपयोग वहाँ पे किया जाता है। इसका भी एक प्रश्न आता है, क्षरणकारी धातु पर अक्षरणकारी धातु लगने की पद्धति। ये भी सभी पद्धति आपको मालूम है, जिसमें जस्ते का विलेपन है। दूसरी पद्धति है टीन की परत चढ़ाना, टिनिंग। यहाँ पर धनाग्रीकरण एक पद्धति दी है और एक पद्धति कौन सी है, विद्युत विलेपन। 5 पद्धतियों के नाम आपको लिखना है। इसमें से 1 नंबर तो आपको सिर्फ पद्धति का नाम लिखने में मिलेगा। पहली पद्धति है जस्ते का विलेपन, दूसरी है टीन की परत चढ़ाना, धनाग्रीकरण, धनाग्रीकरण के बाद है विद्युत विलेपन और सम्मिश्रीकरण। इन पांचों का आप नाम लिख सकते हैं। किस पद्धति में विद्युत अपघटन द्वारा कम अभिक्रियाशील धातु की अधिक अभिक्रियाशील धातु पर परत चढ़ाई जाती है? तो है विद्युत विलेपन पद्धति। इस पद्धति में विद्युत अपघटन द्वारा
कम अभिक्रियाशील धातु की अधिक अभिक्रियाशील धातु पर परत चढ़ाई जाती है, इसे विद्युत विलेपन कहते हैं। उदाहरण आप लोग वहां से लिख सकते हैं, चांदी विलेपित चम्मच, सोना विलेपित गहने इत्यादि उदाहरण भी आप लोग वहां पे लिख सकते हैं। और इस पद्धति को संक्षेप में वर्णन कीजिए। संक्षेप में आप वर्णन करते समय और लिख सकते हैं यहाँ पर। तो ये सारी पद्धतियों का उपयोग होता है। ये है, अगली पद्धति है एल्यूमीनियम का निष्कर्षण। यहाँ पर भी हमेशा एक प्रश्न पूछा जाता है, एल्यूमीनियम का निष्कर्षण की डायग्राम बनाइए, उसको नाम दीजिए। धनाग्रीकरण, ऋणाग्रीकरण, ग्रेफाइट का स्तर, स्टील की टंकी, पिघला हुआ एल्यूमिना। आकृति बहुत सिंपल है। इसके ऊपर कभी कभी छोटे छोटे प्रश्न पूछे जाते हैं कि धनाग्र पर होने वाली अभिक्रिया लिखिए, ऋणाग्र पर होने वाली अभिक्रिया लिखिए, या फिर बार बार यहाँ पर विद्युत धारा प्रवाहित करने पर कैथोड पर एल्यूमीनियम धातु जमा हो जाती है, और यह एल्यूमीनियम विद्युत अपघटन से भारी होने के कारण तल में जमा हो जाती है और धनाग्र पर ऑक्सीजन गैस मुक्त हो जाती है। और समय समय पर धनाग्रीकरण होने से क्या हो जाता है, उस ग्रेफाइट का उसको क्या होता है, बदलना पड़ता है। एल्यूमिनियम का विद्युत अपघटन होते समय धनाग्र का ऑक्सीकरण होता है और अंत समय पर उसे बदलना पड़ता है। तो यहाँ पे एक कारण भी पूछा जाता है, डायग्राम पूछी जाती है। कभी कभी पूछा जाता है कि क्रायोलाइट का सूत्र बताइए, फ्लोरोस्पार का सूत्र बताइए। तो क्रायोलाइट और फ्लोरोस्पार का मिश्रण क्यों ऐड करते हैं उसमें। तो ये छोटे छोटे सवाल भी आप लोग वहां से कर सकते हैं। अगला पार्ट है कार्बनिक यौगिक 9 नंबर का। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसमें आप लोगों को क्रियात्मक समूह और उसके जो संरचना सूत्र है, नाम है, वो आपको ध्यान में रखने हैं। जैसे कि विषम परमाणु है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, जिसे क्लोरो ब्रोमो आयोडो कहते हैं। उसका संरचना सूत्र यहाँ पे दिया गया है। और ऑक्सीजन से संबंधित क्रियात्मक समूह जो 6 है, अल्कोहल OH, अल्डिहाइड CHO, कीटन्स कीटोन CO, कार्बोक्सिलिक अम्ल COOH, ईथर ईस्टर, अमीन ग्रुप है नाइट्रोजन से संबंधित NH2। ये भी आप लोगों को क्या करना है, ध्यान में रखना है। क्रियात्मक समूहों के ऊपर आपको हमेशा प्रश्न आएगा। एक क्रियात्मक समूह पहचानिए, उसका नाम लिखिए, सूत्र लिखिए। क्रियात्मक समूह आपको दिया जाएगा, और जब अल्कोहल से संबंधित है तो वो ऑल होता है, इथेनॉल, मिथेनॉल। क्लोरीन अगर आपका क्रियात्मक समूह है तो क्लोरो, जैसे कि क्लोरोइथेन, क्लोरोमीथेन। अगर ब्रोमीन है तो ब्रोमो उसे कहते हैं, ब्रोमोइथेन। अगर आपका अल्डिहाइड ग्रुप है तो ऑल कहते हैं बराबर, तो प्रोपेनॉल, मिथेनॉल। अगर आपका क्रियात्मक समूह COOH है, ऑइक एसिड, जैसे मिथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड। अगर आपका क्रियात्मक समूह अमीन है तो मिथेनामीन, इथेनामीन। अगर आपका क्रियात्मक समूह कीटोन है ओन, तो आप प्रोपेनोन। इस प्रकार के नाम यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं उसके संरचना सूत्र। ये देखिए, IUPAC नाम देने के समय पे आपको किस प्रकार कार्बन की श्रृंखला को तय करना है, चुनना है। क्रियात्मक समूह किस और है उस तरफ से आपको नाम देने हैं। जिसे पहला दिया है 1 2 3 कार्बन है, मतलब आपको पहचानना है कि वो प्रोपेन है। और जो क्रियात्मक समूह है OH है, मतलब ऑल है। 2 नंबर के कार्बन को आपका क्रियात्मक समूह है, इसलिए प्रोपेन टू ऑल। और दूसरे में आपको दिया 1 2 3 4 5 कार्बन दिए, मतलब पेंटेन है। 2 नंबर के कार्बन को क्लोरो ग्रुप है, इसलिए 2 क्लोरोपेंटेन। तीसरा 1 2 3 4 5, तो 5 मतलब पेंटेन हो गया। 2 नंबर के कार्बन पर कीटोन ग्रुप है, इसलिए पेंटेन 2 ऑन। तो इस प्रकार के नाम आप लोग वहां देख सकते हैं। मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, इनके अणुसूत्र, संरचना सूत्र आपको करके जाना है अच्छे से। अल्कोहल की सजातीय श्रेणी है, अल्किनों की सजातीय श्रेणी है, आपको नाम दिया जाएगा। मिथेनॉल का, इथेनॉल का, प्रोपेनॉल का आपको अणुसूत्र लिखना है, या फिर अणुसूत्र दिया जाएगा, आपको नाम लिखना है। ये भी आप लोगों को करना है। इथीन, प्रोपीन, 1 ब्यूटीन, 1 पेंटीन।
इस प्रकार के प्रश्न आपको वहाँ पे कर सकते हैं। इस प्रकार के सवाल वहाँ पे आते हैं, संरचना सूत्र, अणुसूत्र, नाम। जैसे देखिए, 1 कार्बन 4 हाइड्रोजन तो अणुसूत्र मीथेन हो गया, 2 कार्बन है तो इथेन हो गया, C2H6, 3 कार्बन है तो C3H8 प्रोपेन, C4H10 ब्यूटेन। आपको इस प्रकार के 4 कार्बन दिए जाएँगे तो आप चारों ओर हाइड्रोजन लगाकर क्या कर सकते हैं, वहाँ पे अणुसूत्र बना सकते हैं, नाम लिख सकते हैं। तो 10वें पाठ में अंतरिक्ष अभियान में भी मौसम उपग्रह, अलग-अलग उपग्रह आपको दिए जाएँगे। उपग्रह का कार्य आप वहाँ पे कर सकते हैं। और टाइम अभी कम है, सिर्फ़ आपको ये तालिका मैं दिखाता हूँ कि इस पर भी सवाल आता है। कौन-कौन से संबंधित उपग्रह है, उसके नाम आप लिख सकते हैं। और पृथ्वी की कौन-कौन सी कक्षा है, ए, बी, सी, उच्च कक्षा, मध्यम, निम्न, इनका अंतर कितना है वो लिख सकते हैं। तो विविध उपग्रहों की विविध कक्षाएँ आप लोग लिख सकते हैं और उसका नंबर वहाँ पे मिलते हैं। हाँ सर। हेलो? हाँ सर, टाइम हो गया है। हाँ सर, टाइम किसी हो को गया कुछ। है सर। हाँ, हाँ, ठीक है सर। बच्चों, प्रश्न है, किसी को कुछ पूछना है? ये सानिया, पूछो बेटा। हेलो सर, हाँ बोलो। हाँ, बोलिए बेटा। आप टेलीग्राम पे लिंक भेज दो ना। हाँ सर, ये पीपीटी टेलीग्राम पे भेज दीजिए सर। हाँ, 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 ठीक है, ठीक है। ओके सर, थैंक यू। ओके बेटा। और और किसी को कुछ पूछना है? ठीक है, ओके। हाँ सर, लेक्चर फिनिश करते हैं। हाँ, ओके सर, थैंक यू। ओके ओके। ओके।